आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। प्रोग्राम है परदेस से देश तक, और जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बैरून मुल्क मुकीम उन पाकिस्तानी के मसाइल आपके सामने लेकर आते हैं जो यहाँ पाकिस्तान में जिनको मसाइल का सामना है। रहते तो वो बैरून मुल्क हैं और एक अरसा से वहाँ पर मुकीम होते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में या तो उनकी प्रॉपर्टी का इशू है या किसी किस्म का और मुकदमात का उनको किसी भी वजह से सामना करना पड़ा है। तो ऐसे तमाम जो मामलात हैं उस पर हम अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करते हैं। आज की जो कहानी है, जो मामला है, मसला है, वो मंजर अतीक नामी एक साहब का है जो सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन 30 साल से बरतानिया के शहर लंदन में मुकीम है। और इन्होंने इनकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ सियालकोट में, उसमें 18 एकड़ रकबे पर फैला हुआ एक लीची का बाग है जिस पर कब्ज़ा हो चुका है। फिर इनका नया मियाँपुरा में 25 मरले का मकान है और 27 मरले पर मोहित एक रबर की फैक्ट्री है। इन तमाम चीज़ों पर एक शख्स ने कब्ज़ा कर रखा है जिसका नाम चौधरी ग़ुलाम हुसैन है। ये शख्स जो हैं, मुतासरा शख्स मंजर अतीक, इनका कहना ये है कि ये जो काबिज़ आदमी है ये असर रसूख रखने वाला शख्स है, और इनका कहना यह है कि इस शख्स ने जाली कागजात तैयार करवा कर ये प्रॉपर्टी जो है उस पर कब्ज़ा कर रखा है, जिसका अभी तक इनकी दाद रसी नहीं हो पा रही। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात हम जानेंगे। मंजर अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुतासरा शख्स हैं जिनका ये मामला है उनसे। कि मंजर अतीक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके भाई हैं। इसके साथ साथ हामिद कालू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सियालकोट से हमारे नुमाइंदे जिन्होंने स्टोरी पर काम किया है। और राशिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर कानून हैं, हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और अपनी कानूनी राय देते हैं मामलात पर। और साथ ही साथ हम मौक़िफ़ लेंगे शाहिद अब्बास साहब का भी, जो असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट हैं। लेकिन सबसे पहले मैं हामिद कालू साहब के पास जाऊँगा। सियालकोट में हमारे नुमाइंदे जिन्होंने स्टोरी पर काम किया है। ये हामिद कालू साहब बताइएगा, ये जो चौधरी ग़ुलाम हुसैन नामी शख्स है, ये वाहिद आदमी है इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ पर, ये जो इनकी तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें लीची का बाग भी शामिल है, एक 25 मरले का मकान भी शामिल है और 27 मरले की फैक्ट्री भी शामिल है, इन तीनों चीज़ों पर एक ही शख्स काबिज़ है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये ग़ुलाम हुसैन, जो जिसका नाम चौधरी ग़ुलाम हुसैन है, यही शख्स है जो तीनों प्रॉपर्टीज़ पे काबिज़ है। और इसकी वजह यह है कि मंजर अतीक के जो चचा हैं उनका नाम है मोहम्मद यूसुफ। इनकी आपस में गिटमिट है, और चूंकि मंजर अतीक के जो वालिद साहब हैं चौधरी रशीद, इन्होंने ये प्रॉपर्टी, एक जो लीची वाला जो बाग है, ये 18.5 एकड़ पे मुहित ये बाग है, ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। फातिमा बतूल जो है एक खातून थी, और फातिमा बतूल ने अपने हस्बैंड को मेहदी शाह जिनका नाम था, उनके नाम मुख्तार आम दिया हुआ था। ये मुख्तार आम भी ये प्रॉपर्टी सेल हुई, और ये 40 लाख रुपए में चौधरी रशीद साहब ने 1993 में खरीदी थी। और ये जो प्रॉपर्टी 1993 में खरीदी थी, उसके बाद जो फातिमा बतूल हैं, उसके 2 भाई हैं डॉक्टर मुबशर वगैरह, इन्होंने फिर उस पे ये दावा कर दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारी बहन के, ये वाला नंबर नहीं है इसके, चूंकि ये बाग जो है इससे बड़ा बाग था, तो हमारी जो बहन का ये वाला हिस्सा नहीं बनता, वो पीछे बनता था, क्योंकि इसमें 2 एकड़ का फ्रंट था। इस वजह से वो भाई लालच में आ गए, और इसका जो इंतकाल है वो इंतकाल 2 साल तक, चूंकि फीसें वगैरह तो उसकी जो हैं वो पे हो चुकी थी, वो तहसीलदार के पास ही पड़ा रहा, पटवारी के पास पड़ा रहा। 2 साल के बाद इसका इंतकाल हुआ। उसके बाद फातिमा बतूल जो है उसकी फिर डेथ हो गई। तो चूंकि मुख्तार आम था मेहदी शाह के नाम, तो 2 साल बाद जब ये इंतकाल उसका डिक्लेयर हुआ, तो जो फातिमा बतूल है उसके भाइयों ने केस कर दिया है, जिसकी FIR भी एक फ्रॉड की जो है दर्ज हुई थी। मुतलका जो तहसीलदार था मुनीर चीमा, उसके खिलाफ, जो आज तक उस FIR को भुगत रहा है। तो बहरहाल कब्जा जो है, कब्जा लीची के बाग पे
चौधरी रशीद का ही था। चौधरी रशीद के वालिद ने कहा कि चूंकि तुम्हारे 3 और भाई हैं, ये गरीब लोग हैं, तो आप भाइयों आप ज्यादा कमाते हो, कमाई अपनी कमाई से खरीदी हुई प्रॉपर्टी अपने भाइयों के नाम भी करवा दी। बाकी जो भाई हैं वो तो बिल्कुल ठीक चलते रहे, लेकिन लालच आ गया। चौधरी यूसुफ जो हैं, जो इनके चचा हैं, उनके ज़हन में लालच आया। उन्होंने क्या किया कि ये जो गुलाम हुसैन है इसके साथ गिटमिट की। एक तो मंजर अतीक वगैरह जो है, इनसे 2 स्टाम्प लिए कि आपकी जो दीगर और प्रॉपर्टीज छोटी छोटी हैं इनको मैं फरोख्त करके आपके अकाउंट में रकम डाल दूंगा। ऐसा नहीं हुआ। इनकी वो दीगर जो प्रॉपर्टीज थी छोटी छोटी तो वो फरोख्त की, लेकिन उनके साथ साथ गुलाम हुसैन का कब्जा इन प्रॉपर्टीज पे भी करवा दिया। एक रबड़ की फैक्ट्री थी और एक ये तकरीबन 25-26 मरले की जो है इनकी हवेली थी। और ये दूसरे दीगर जो लोग हैं वहाँ के उस इलाके के म्यानापुरा के, उनसे गली मोहल्लों में वहाँ पे ऐसे होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कागजात में तो बोल रही होती हैं, लेकिन वो गलियों और नालियों की मद में वो आ चुकी होती हैं। मतलब वो किसी काम की नहीं होती, इन पे कोई मकान नहीं तामीर हो सकता, कोई हवेली नहीं बन सकती। तो ऐसी जो कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी और उसके बाद कब्जा कर लिया इन्हीं की प्रॉपर्टी पे। और जो मजे की बात यह है कि जो लीची का जो बाग है, लीची के बाग का आज भी केस चल रहा है। उसका फैसला अभी चंद दिन पहले उसका फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जो इनका इंतकाल जो टूटा था, जो चौधरी रशीद साहब के नाम था और जिसमें चौधरी यूसुफ के नाम भी इंतकाल हुआ था, बाद में वो टूट गया था फातिमा बतूल के भाइयों के केस करने के बाद। ये सारे मजे की बात यह है कि ये इंतकाल टूटने के बाद भी चौधरी यूसुफ ने फरोख्त कैसे कर दी इसको, चौधरी गुलाम हुसैन को, और चौधरी गुलाम हुसैन ने उस पर कब्जा कैसे कर लिया। ये हैरानकुन बात है कि जिस केस का पहली पार्टीज जो है, एक खरीदार और दूसरा जो बेचने वाला है, उसके भाइयों के दरमियान जो तनाजा चल रहा था, तब ये चौधरी गुलाम हुसैन कहाँ था इतने सालों से, और ये अचानक से इसने कब्जा कर लिया और इसने कहा मैंने खरीद लिया है। अगर खरीदी है तो किससे खरीदी है, और अगर चौधरी यूसुफ से भी खरीदी है तो उसके पास क्या अथॉरिटी थी, क्योंकि उस पे तो स्टे ऑर्डर आ चुका था, तो इसने कैसे फरोख्त कर दी थी। बहरहाल मैंने जो देखा है, आपने मौक़िफ़ लिया है वैसे चौधरी गुलाम हुसैन से बात करने की कोशिश की आपने? चौधरी गुलाम हुसैन क्या कहते हैं इस पर? चौधरी गुलाम हुसैन जो है वो मौक़िफ़ देने पे आमादा ही नहीं है। पहले तो वो फोन अटेंड करते रहे हैं, लेकिन आज उनसे मेरी बात उसी नंबर पे हुई है, तो मुझे उन्हीं की आवाज में जवाब आया कि ये उनका नंबर नहीं है। अच्छा। मतलब वो खुद बोल रहे थे और वो इस चीज को अब जज कर चुके थे, क्योंकि उन्हें मैंने बताया था कि आज इस पे हम बात करेंगे। तो आज उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये नंबर ही उनका नहीं है, खुद बोल के उन्होंने मुझे कहा है। बाकी जो FIR वाली जो बात है, FIR करवाने के वो माहिर है चौधरी गुलाम हुसैन को। मैं जाती तौर पे, चूंकि मैं भी छोटा सा शहर है सियालकोट, यही रहता हूँ और बतौर मीडिया पर्सन हमारी सारी चीजों पे नजर होती है। आप जानते हैं उनको? FIR करवाने का वो बंदा माहिर है, और जी बिल्कुल मैं जानता हूँ। सही है, ठीक है। तो दूसरी बात ये बताएं कि आपका क्या इनके जो चचा हैं यूसुफ साहब, उनसे भी रब्ता हुआ है? उनसे आपने बात की, वो क्या कहते हैं, या वो भी अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे? जी ये दोनों एक ही कड़ी है दोनों की। ये दोनों जो चचा यूसुफ हैं इनके ना तो ये मौक़िफ़ देने पे आमादा है और ना ही गुलाम हुसैन। अगर थोड़ी सी भी राय बराबर भी सच्चाई होती तो ये जरूर ऑन कैमरा बैठते और अपने जो अपने खिलाफ इल्जामात हैं उनको डिफेंड करते। ठीक है, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। मंजर अतीक साहब की तरफ बढ़ते हैं। मंजर अतीक साहब, ये आपके चचा भी इस कब्जे में शामिल हैं? के इल्म में कब आई बात कि आपके चचा जो हैं वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं? आपने उनको कहा कि मेरी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, इसको फरोख्त कर दें और पैसे मुझे दे दें, ये जिम्मेदारी आपने उनको दी थी? उन्होंने मुझे कहा कि आके तुम इधर आओ, आके तो अपनी जमीन के सेल कर दो, क्योंकि बड़े भाई साहब अमेरिका में होते हैं, वो 30-40 साल से अमेरिका में है सारी फैमिली मेरी। एक छोटा भाई है सिर्फ उधर जो बाग की देखभाल करता था मुलाजमों के साथ और अपना रोजी रोटी कमाता था, और मेरे भाई एक फौत हो चुका है, उसके ये
यतीम बच्चे हैं, उनकी हम देखभाल करते थे। उस आमदनी से हमारे ये दोनों घर का सिलसिला जो है चल रहा था। तो चाचा ने बुलाया मुझे, कहता है कि आप ना इधर आओ। मैं गया उधर पाकिस्तान। इन्होंने मुझे कहा कि ये जगह मैं सेल कर रहा हूँ, तुम ऐसे करो, मुझे 2-3 स्टाम्प दे दो, मैं सेल करके पैसे आपके अकाउंट में डाल दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं पाकिस्तान से गया, मुझे क्या पता फर्द कहाँ से मिलता है, पटवारी कौन है, तहसीलदार कौन है, कभी मैं इन चीजों में सवाल भी नहीं हुआ था। तो इन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, स्टाम्प दे दो, ये इधर साइन कर दो, इधर साइन कर दो, तो आप चले जाओ। तो मैं, क्योंकि मैं ज्यादा देर रह नहीं था सकता, मैं इधर जॉब करता था, तो 20 बजे, तो मैंने कहा ठीक है ऐसे कर ले आप। इसमें बाद में इन्होंने मली भुगत की। इन्होंने स्टाम्प जो है मेरी जो हमारी जो महंगी जगह थी उनके स्टाम्प यूसुफ साहब ने लिख के, इसको गुलाम हुसैन से मिल के तो मिली भुगत करके इनको स्टाम्प लिख के दे दिए। और इन्होंने उस स्टाम्पों पे खुद ही सैन अंगूठे अपने किसी, आपके ख्याल में यूसुफ साहब ने पैसे वसूल किए हैं चौधरी गुलाम हुसैन से, या दोनों ने मिलकर इस पर कुछ किया है? नहीं, इन्होंने यूसुफ साहब ने पता नहीं पैसे लिए कि नहीं, मैं वापस चला गया था। इन्होंने आपस में, बाद में मुझे पता चला कि आपके ऊपर केस हो गए हैं, दावे चल पड़े हैं और मंजर अतीक आपके ऊपर पर्चे हो गए हैं। इन्होंने मिली भुगत करके मुझे थ्रेड करने के लिए और मेरी फैमिली को थ्रेड करने के लिए इन्होंने जो मेरी फैमिली मेंबर पाकिस्तान थे उनका स्टाम्प इख्तियार किया ताकि उनके सैन अंगूठे लगवा ले। वो पाकिस्तान में ही थे, उन्हीं के नाम इन्होंने लिखे, मेरी अम्मी का, मेरी बहनों का, मेरे भाई का, इन्होंने खुद ही नाम लिखे, खुद ही उस पर सैन अंगूठे कर लिए और मेरा सैन अंगूठा इन्होंने खुद कर लिया। और मुझे कहते हैं कि तुमने बाग बेच दिया। मैंने कहा मुझे पता चला, मैंने कहा मैंने तो कोई नहीं बेचा, मैंने किसी जराए से फिर उस स्टाम्प की कॉपी निकाली। मैंने कहा ये स्टाम्प तो मैंने हाल ही दिया था, चचा को दिया था, ये इसके पास कहते आ गया। अब वल्लाह आलम इन्होंने क्या मिली भुगत की, इन्होंने करके इन्होंने फिर फैक्ट्री वाली जगह पे भी कब्जा कर लिया। फिर मेरे बाग में भी इन्होंने 5-6 साल से कब्जा किया हुआ है। उधर से हर साल जो आमदनी आती है 30-35 लाख, वो हर साल गुलाम हुसैन जो है वो बेचता है, वो और पास पैसे रखता है। और उसके सारे दरख्त इन्होंने काट दिए, बेच दिए हैं। सारे दरख्त काट के इन्होंने, कोई 100-150 दरख्त लगा हुआ था जो कीमती दरख्त थे, वो भी इन्होंने काट दिए और आमदनी भी खा रहे हैं उससे। और इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने मुझे थ्रेड करने के लिए मेरे ऊपर कम से कम 10 FIR करवाई। इन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात में मुझे फंसा दिया। इन्होंने मुझे इधर बैठे पता चलता था, आज तेरे पे ये पर्चा हो गया, FIR होगी, आज ये होगी, आज ये हो गई है। ये अपनी मिली भुगत करते रहे। और इन्होंने मंजर साहब, आप जाहिर है एक अरसे से बरतानिया में मुकीम है, ज़माना साज आप आदमी हैं, दुनिया आपने देखी है, आपको ये नहीं समझ आई बात कि खाली स्टाम्प कभी किसी को नहीं देते, चाहे वो भाई सगा क्यों ना हो, खाली स्टाम्प पे साइन करके नहीं देते? मेरे चचा थे ना, मैंने उन पे ट्रस्ट किया। मेरे चचा थे, उन पे मैंने ट्रस्ट किया, क्योंकि हम बाहर रहते हैं, हमें इतना दाव पेच नहीं आते, ठीक है। मैंने उन पे ट्रस्ट किया, मैंने तो करके दे दिए। मुझे नहीं था पता कि ये उसका गलत इस्तेमाल होगा या ऐसे मेरे साथ धोखा फ्रॉड होगा। मुझे तो पता छोटा भाई उधर है, लेकिन वो खुद इतना थ्रेड हुआ था, उसको भी इन्होंने एक पर्चे में इन्वॉल्व कर दिया, वो पकड़ा भी गया, जेल भी गया। इन्होंने उसको खूब थ्रेड किया इसको। मेरी बाकी फैमिली को, बहन है मेरी उधर दो, उसको तो इन्होंने बहुत परेशानी दी। हमारे घर में रोजाना पुलिस भेज देते थे, रोजाना 24 घंटे तकरीबन पुलिस चक्कर लगाती रहती थी। जानबूझ के इन्होंने हमें खौफ और हरास में डाला। उसके बाद इन्होंने मेरे पे जो झूठे मुकदमा था, सियालकोट का मैंने दी है आपको FIR। आप देखें सियालकोट का कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं जिसमें इन्होंने मेरे नाम की FIR ना कटवाई। सही है। हमारे बाग का क्योंकि सबसे ज्यादा जरिया आमदनी उधर से है, महंगी जमीन अब हो चुकी है उधर। मुझे तो पता ही नहीं था कि उस जगह की कीमत क्या हो चुकी है। इन्होंने थाना हैड मराला में, आप बिलीव करें, इन्होंने थाना हैड मराला में मेरे खिलाफ 3 FIR कटवाई है। एक भी नहीं, 3 FIR कटवाई है इन्होंने मेरे खिलाफ, ठीक है। वो है क्योंकि उनको पता था मुतलका थाना है, ये इसके ऊपर केसेस हो जाएंगे, ये इस तरह पाएंगे नहीं है। सारे भाई बाहर है, इनको जो कहेंगे बाकी पीछे फैमिलियां करती रहेगी, थ्रेड होते रहेंगे, आएंगे, बेचते रहेंगे। इन्होंने हेडमराला से बहुत मदद ली है। इनका एक कोई इसका कोई मिलने वाला है, कोई गुजरात का DSP है, उसका नाम मेरा ख्याल है अरफान सलेरिया नाम है उसका। कोई एक और था, क्या नाम है इनका, हाजीपुरा थाने में इन्होंने अपना पहले SHO लगवाया है। सही है, उस थाने। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा राशिद लोधी साहब को शामिल करना चाहता हूँ। मंजर साहब, फिर मैं आपसे मजीद बात करता हूँ। मैं हैरान हूँ वैसे और ऐसे लोग जो मैंने आपको जी वो आपने जो भेजी हैं डॉक्यूमेंट्स, वो हम चला रहे हैं, साथ साथ दिखा भी रहे हो। मैं हैरान हूँ वैसे राशिद लोधी साहब के, ऐसे लोगों को नींद कैसे आ जाती है रात में, सो कैसे जाते हैं ये जो इतना जुल्म करते हैं लोगों पर, क्या FIR हो रही हैं, पुलिस इनके घरों में छापे मार रही है, खवातीन को और फैमिली को हिरासत कर रही है,
खौफ रास में मुब्तला कर रही है। और जो ये सब कर रहे हैं किसी के जाती जानते बूझते हुए, अंदर से वो जानते हैं कि ये सब हो रहा है और फिर भी उनको नींद आ जाती है। हैरत की बात है। मुझे राशिद अली साहब, एक चीज़ तो जो मैंने ये प्रोग्राम करना शुरू किया है तो मैंने सीखी है, वो ये है कि कभी भी किसी पर भी आप अंधा एतमाद नहीं कर सकते, चाहे वो आपका सगा भाई क्यों ना हो, चाहे वो आपके वालिद साहब ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके सगे चचा ही क्यों ना हो, चाहे आज से पहले वो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार, बहुत अच्छे आपका सलूक करने वाले क्यों ना हो। इस केस में, अक्सर केसेस में हमने यही देखा है, और इसमें भी यही हुआ है कि अपने चचा को उन्होंने खाली स्टाम्प दे दिया और उन्होंने फिर जो कुछ किया वो आज ये भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल असद साहब, आपने सही कहा है। बदकिस्मती से हमारे जो ओवरसीज हैं इनको अपनी राइट्स के बारे में पता नहीं है। हालांकि वहाँ जितनी अवेयरनेस है लॉ के बारे में जितनी आ गई है, इन लोगों को तो बहुत विजिलेंट होना चाहिए। इनको बताइए कि वहाँ कोई भी काम जो है वो कानून से हटके होता है। आया अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने की इनकी वहाँ ट्रेनिंग है या नहीं है। इनकी जानिब से ये कह देना मुझे पता नहीं है, फर्क क्या होती है, तहसीलदार भी होता है, ये तो फिर बड़े अफसोस की बात है। आप एक प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं और आपको यही मालूमात नहीं है, आप अंधा एतमाद किए जा रहे हैं, तो बाद में जब फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगते हैं तो फिर पूरे सिस्टम को जो है ये अपना कसूरवार समझते हैं। पहले अपने आप को भी तो देखें ना कि आपने खुद क्या अपने राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। आपको विजिलेंट होना चाहिए। आपको कहते हैं ना मुश्किल होशियार बात जी। सबसे पहले आपको खुद अपने राइट्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए और उसकी आगे ही होनी चाहिए आपको। और फिर अब ये केसेस जो हैं ये कह रहे हैं आपके जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मैटर सब जुडिस है, उसके बाद जब इनके पास ऑनरशिप के राइट्स नहीं है, किस तरह से ट्रांसफर कर दिया, किस तरह से बेच दिया गया, तो ये सारे बाकी ये तो बदकिस्मती है जिसकी तरफ आपने पॉइंट आउट किया है। यहाँ माफियाज हैं, यहाँ हमारे जो सियासतदान हैं उनके साथ जो मिले हुए उनके हवारी होते हैं, वो थाना कचहरी को साथ मिला के, तहसीलदार को साथ मिला के, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं जहाँ उनको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं होता या कमजोर लोग होते हैं, तो वो लोगों के राइट्स को स्नैच करते हैं। और सिस्टम के अंदर बैठे हुए उनके लोग हैं, जब तक पुलिस जो है वो डीप पोलिटिसाइज नहीं होगी, अगर सियासी बुनियादों पर भर्तियां होंगी, तो फिर उनके अपने लोग बैठे होंगे जो रिश्वत की बुनियाद पर मेरिट के खिलाफ बैठे होंगे, वो फिर उन लोगों के प्रोटेक्टर है, उन लोगों के साथ मिलकर ये करप्शन का जो कारोबार है ये चल रहा है। और राशिद साहब वैसे एक अजीब सी एक इसके अंदर केमिस्ट्री है कि वो कहते हैं ना कि खुद ही दर्द भी देते हैं और खुद ही दवा भी देते हैं। एक तरफ ओवरसीज़ कमीशन बनाया गया है कि जो गैर मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके दुखों का मुदावा किया जा सके, दूसरी तरफ अपना ही यानी एक इदारा बनाया गया और दूसरा इदारा जो है वो उनके मसले की वजह बना हुआ है, यानी पुलिस का निज़ाम या पटवार खाने का निज़ाम या तहसीलदार का निज़ाम, जहाँ पर जाली डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, जहाँ पता होता है, ऐसी बात नहीं है कि पता ना हो कि ये जाली डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं और बाज़ औक़ात तो करोड़ों रुपया रिश्वत मांगी जाती है। मैं खुद ज़ाती तौर पर, हम एज अ मीडिया पर्सन, हमारे पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि जी हमारा ये मसला हल कर दें। वो कहते हैं कि जी ये जायदाद जिसके हम हकीकी वारिस हैं, ये अपने नाम करवाने का चूंकि इसकी मालियत करोड़ों रुपए में है तो 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं कि जी ये तो करोड़ों की आपकी प्रॉपर्टी है तो 2 करोड़ रुपया मुझे दे दें। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे लोग मेरे पास आए हैं। अब ऐसा निज़ाम एक तरफ वजह किया जा रहा है कि जहां पर आप इंसाफ देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप ही का एक इदारा जो है आप उसको ठीक नहीं कर रहे, जो वजह बन रहा है इस सारे मसले का या इसकी खराबी का। आप देखें वो ये कह रहे हैं कि एक SHO तैनात करवाया गया खुद इसलिए ताकि वो FIR काटे और इनको परेशान करे और रोज़ उनके घर में पुलिस भेजे, और जिस शख्स ने करवाया उसको सियासी पुष्टपनाही हासिल है। यानी इस तमाम मसाइल की फिर जो जड़ हो गई वो सियासत हो गई। और सियासतदान आजकल रो रहे हैं कि जी हमारा कसूर क्या, हमें क्यों निकाला है, हमें हमारे खिलाफ क्यों मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। तो जो हर दूसरा पाकिस्तानी किसी मुश्किल में पड़ा हुआ है उसका जिम्मेदार भी तो फिर वही लोग हैं ना जो आजकल सजाएं मुकदमात का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, आपसे मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन आज थोड़ा सा कर लिया है, लेकिन ये कि दरअसल ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। ये साहब बिल्कुल सही है। ये उंगलियां लहरा लहरा के कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, और भाई थानों की बदतरीन सूरत हाल है, बदतरीन सूरत हाल है पटवार का। इनके सियासी लोग, ये इन्होंने जो लोग यहाँ रखे हुए हैं, जो MPAs MNA उनके साथ मिले हुए लोग हैं, करप्शन का ऐसा माफिया का जो निजाम है। फिर कहते हैं हमें सिसिलियन माफिया क्यों कहते हैं। आपको पता नहीं है कि यहाँ पटवारी जो है वो फर्दारी नहीं करता जब तक पैसे ना दिए जाएं। आपको पता है कि यहाँ SHOs जो है वो MNA और MPS के कहने के ऊपर रखे जाते हैं।
और भारी भारी भरकम जो थाने जहाँ ज्यादा क्राइम रेट होता है उसकी बड़ी बड़ी कीमत अदा की जाती है। ये करप्शन का निजाम है, जुल्म का निजाम है, एक्सप्लॉयटेशन है, ये बदकिस्मती है हमारी। फिर वो सारा बोझ जो है अल्टीमेटली अदालतों के ऊपर आता है और फिर अदालतें अगर सुओ मोटो नोटिस लेती है तो कहते हैं ये अदालतें क्यों काम कर रही हैं। यानी अवाम के साथ जुल्म होता रहे, ज्यादती होती रहे, ओवरसीज जो है बेचारे वो अपनी जायदादें लुटा बैठे, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट। और राशिद साहब, ये जो आपने बात की है ना पुलिस के निज़ाम की, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, शायद आप इससे इत्तफाक करें, वो ये पुलिस का निज़ाम इसलिए कमज़ोर नहीं है कि इस पर तवज्जो नहीं दी गई और ये कमज़ोर है, ये दानिस्ता तौर पर कमज़ोर रखा गया है सियासी मुफादात के लिए, क्योंकि इसी से सियासत का निज़ाम चलता है। तो मुझे ये लगता है कि ये कमज़ोर दानिस्ता तौर पर निज़ाम खराब और कमज़ोर रखा गया है, क्योंकि सही हो गया तो सियासत करना मुश्किल होगी। इस सोचे समझे मंसूबे के तहत जुल्म का ये निजाम कायम किया गया ना, जिसके पहले अब सारा बोझ अदालतों के ऊपर आ जाता है। एक अदालत क्या क्या करे जब पूरा सिस्टम करप्ट है जी, तो अदालत उससे समझे कितनी को मदामत करती है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ रुकिएगा, एक मुख्तसर ब्रेक ले लें प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में नाज़रीन आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। शाहिद अब्बास साहब जो है असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट, उनका मौका हमने लिया है कि वो क्या कहते हैं। ये सारा मामला उनके जब इल्म में आया तो शाहिद अब्बास साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए, फिर हम ज़रा आगे मजीद इस केस पर बात करते हैं। जी, इस हवाले से जो अभी जो केस हमारे सामने अभी रिपोर्ट किया गया मंजर अतीक साहब के हवाले से, तो उसके लिए मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान ओवरसीज़ कमीशन जो बना हुआ है लाहौर में, जिसका हेड ऑफिस है, आप अपनी ईमेल के जरिए वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं या इधर हमारे ऑफिस भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मैक्सिमम उसमें जो है ना हम रिलीफ दे सकते हैं। जैसा कि इस फोरम पे ओवरसीज़ के जितने भी मसाइल हैं उनको डील किया जाता है और उनको मौके पर जो है ना हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जितना हम रिलीफ दे सकें। खासतौर पर अभी जो इनकी प्रॉपर्टी के हवाले से, मियानापुरे के हवाले से इन्होंने अपने घर का बताया है, इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी जो है मौदा गोंदल में इन्होंने बताई है, तो वो अगर ये अपने जेन्युइन जिनके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो हमारे पास अप्लाई करें तो हम मौके पे वो चीज़ आप विजिट करवाएंगे और जितनी भी हम इनकी दाद रस्ती कर सकते हैं मौके पे इंशाल्लाह इस चीज़ को जो है ना कवर किया जाएगा। और इसके अलावा हमने पुलिस के तामन से जितना मैक्सिमम इनको रिलीफ दे सकते हैं ओवरसीज़ में, हमारे पास मुख्तलिफ ममालिक के केस यहाँ पे आए हैं, लंदन से आए हैं जी, यहाँ पे खासूसी तौर पर ये एक ओवरसीज़ है हमारे पास समझे। पिछले दिनों रिसेंटली हमने ना इटली में उसका जो है ना एक केस था, वहाँ पे जो है ना उसके घर के ऊपर किसी ने इसी तरह नाजायज़ कब्जा किया होता, तो वो हमने जो उसको कब्जा जो है ना वागुजार करवा के उससे मौके पे उनको रिलीफ फराहम किया है। तो इन मेरी मंजर अतीक साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो इस फोरम पे आएँ ताकि हम उनकी दादरस्ती कर सकेंगे, जितना मौके पे हम जो है ना उसको जो है ना मेरिट को इंश्योर करेंगे। खासतौर पर मैं मंजर अतीक साहब जो ओवरसीज़ कमीशन में के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने अभी अपना वो एलिगेशन लगाया है कि उसके जदाद पे कब्जा किया गया, खासतौर पे उन्होंने गोंदल में उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि नाजायज़ काबजीन है वहाँ पर और उन्होंने कब्जा किया हुआ है इसके खासतौर पे। और एक उनका घर है जो मियानापुरा में उन्होंने बताया है कि वो 25 मरले का घर है उनका और उस पर कब्जा किया गया है। इसके अलावा उन्होंने जो अभी अपनी एप्लीकेशन में उन्होंने कहा है कि वो एक रबड़ की फैक्ट्री है यहाँ पे, उस पे भी वो कहते हैं कि गुलाम हुसैन नामी जो हैं कोई, उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। तो इस हवाले से अब मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो इस हमारा जो एक बैरून मुमालिक के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन कायम किया गया, तो वो उस फार्म पर आएँ, वहाँ पर अपना अप्लाई करें। यहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है लाहौर में, वहाँ पे अप्लाई करें, चेयरमैन साहब के पास जाएँ या इधर डायरेक्ट मेरे पास वो अप्लाई कर सकते हैं, थ्रू ईमेल अप्लाई कर दें ताकि हम उनके डॉक्यूमेंट्स को देख सकेंगे। जहाँ जहाँ पर अगर उनके साथ कोई नाजायज़ ज्यादती हुई है या वहाँ पे नाजायज़ काबजीन हैं तो हम मौके पे मैं रिपोर्ट लूँगा और मौके पे हम कार्रवाई करवाएंगे। ये तो मौक़िफ़ आपने सुना, एक ही बात वो दोहरा के कह रहे थे कि जी आप ओवरसीज़ कमीशन में जाएँ,
वहाँ से ये मामला हमारे पास आएगा, या डायरेक्ट हमारे पास अप्लाई कर दें तो वहाँ फिर आपका मसला हल हो जाएगा। अब एक चीज़ मंजर अतीक साहब ये बताएं कि आप गए हैं वैसे अभी तक ओवरसीज़ कमीशन के पास कि नहीं गए? मैंने कुछ ईमेल की है उनको, और मैंने चीफ जस्टिस साहब को भी ईमेल की है इधर से, और लेटर भी पोस्ट किया, उनका रिकॉर्डेड डिलीवरी करवाई है चीफ जस्टिस साहब को, क्योंकि मुझे दोस्तों ने बताया था कि उनको भी आप लेटर लिखो, वो बड़े हेल्पफुल है आजकल। तो मैंने आईजी साहब के नाम भी लेटर ईमेल किया है, ठीक है। और मैंने साथ इधर का जो इधर की जो हमारी सबसे मुअस्सर फोरम है, और या खास तौर पर इस मकसद के लिए बनाया गया फोरम है ओवरसीज कमीशन, आप वहाँ पर नहीं गए? वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, एप्लीकेशन दे दी है, आपको कोई रिस्पांस आया उनका? ईमेल किया है, मुझे कोई उनका आंसर नहीं आया, इसलिए फिर मुझे किसी जराए से आपके साथ तावन करना पड़ा, और आपके जरिए फिर मुझे अपने जो प्रॉब्लम थी वो मुझे शेयर करनी पड़ी। फिर मैंने किसी दोस्त से बात की, इधर 92 वालों से, साफी है अपना, गुलाम साहब नाम है उनका, उनसे बात की, उन्होंने फिर राब्ता करवाया आपसे। मैंने कहा चले मैं ये भी तरीका तैयार कर लेता हूँ कि इस तरह हो सकता है मेरी सुनवाई हो जाए, और मैं चैनल के थ्रू जो है ना अपने मामला हल करने की कोशिश करता हूँ। ये तो बिल्कुल आपने अच्छा किया। एक तो कोशिश बिल्कुल हमारी भी इस प्रोग्राम को करने का मकसद यही है कि बहुत सारे बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल हल हों। जो हमारी इधर की एमपीए है सीमा मल्होत्रा, उनसे भी मैंने बात की है, उन्होंने भी अपना पर्सनल, उन्होंने अपने लेटर हेड पे चीफ जस्टिस को खुद ईमेल किया है और रिकॉर्डेड डिलीवरी भी की है, जिसकी कॉपी उन्होंने मुझे भी दी है। तो मैं इस तरह से पेपर वर्क करके तो अपने मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा हूं। तो राशिद रज़वी साहब, ये जो कुछ अब तक इन्होंने किया अपने मसले को हल करने के लिए, आपके ख्याल में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? आपकी कानूनी राय क्या है इस पर? देखिए, बात यह है कि जो मामला तो अदालतों के अंदर हैं वो तो इनको वहाँ डिफेंड करने चाहिए, लेकिन ये है कि एक रूटीन से हट के ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ के लिए जिसको सीख कर रहे हैं, ये कमीशन के अंदर इनका राइट है, वहाँ इन्होंने मूव किया है, वहाँ शायद इनका मसला हल हो जाए। और लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब का ह्यूमन राइट सेल है, जहाँ कह रहे हैं कि वहाँ की एमपी के थ्रू भी इन्होंने किया है कॉन्टेक्ट, तो मुझे यकीन आपके ही प्रोग्राम में गालिबन जर्मन खातून थी जिनके मकान के ऊपर कब्जा हुआ था जी, किया हुआ था, तो उसको आपके प्रोग्राम में वो मसला आया था, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के पास उन्होंने एप्लीकेशन दी और वहाँ उनका मसला हल हुआ। जी, हल हो गया बिल्कुल। वो बड़ा इफेक्टिव ह्यूमन राइट सेल है चीफ जस्टिस का। वहाँ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स अडॉप्ट किए जाए तो इनका मसला जो है वो फौरी तौर पर हल हो सकता है, वरना ओवरसीज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बाकी जहाँ जो अदालतों के अंदर मामला आते हैं वहाँ के साथ कांटेक्ट करें और कानूनी तकाज़ों को पूरे करते हुए अपने केस को सही तरह फाइट आउट करें, ताकि अल्टीमेट जो इनका राइट है वो डिटर्मिन हो सके, और उसकी डिटर्मिनेशन हम मीडिया के ऊपर बैठ कर नहीं कर सकते, वो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर, एविडेंस की बुनियाद पर वो अदालतों ने करना होता है। और इनका ये एक मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सब जुडिस है, तो वहाँ भी जज साहब से ये गुजारिश की जा सकती है कि उस मामले को पहले प्रेफरेंस के साथ सुना जाए और इनका मसला रिजॉल्व हो सके। सही है। तो अच्छा, एक चीज़ मुझे हामिद कानून साहब आप बताइए कि जो इनके ऊपर 10 की तादाद में या इससे भी ज़ायद FIR हैं, बुनियादी तौर पर वो FIR किस इल्ज़ाम के तहत इनके ऊपर करवाई गई हैं, और क्या आप पुलिस से मौक़िफ़ लेने के लिए गए कि पुलिस वाले उस पर क्या कहते हैं कि भाई क्या FIR हैं, क्या उन्होंने इनको अभी तक गिल्टी पाया है, क्या उन्होंने कोई तहकीक किया है? क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ कोई राइट पर भी होता है तो उसकी FIR नहीं करती, उसको न जाने किस किस से सिफारिशें करवानी पड़ती हैं। पुलिस कहती है कि ये भी तहकीकात कर रहे हैं फिर FIR काटेंगे, तो इन पर उन्होंने FIR जो काटी हैं, तो पुलिस का मौक़िफ़ क्या है उस पर? जी, पुलिस का मौक़िफ़ तो तभी सामने आता है जब दोनों पार्टीज आमने सामने बैठती हैं, तो जो उसकी तफ्तीश का वो दायरा कार है जो बढ़ता है, तभी कोई बात सामने आती है। तो ये जो साहिब हैं, ये अगर कब्जा कर सकते हैं तो FIR करवाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब भी देखें मोस्टली ये थाना हाजीपुरा जहाँ पे ये बता रहे हैं, वहाँ के जो भी SHO साहिब होते हैं उनके कमरे में ही ये साहिब पाए जाते हैं, चौधरी गुलाम हुसैन जिनका नाम है। तो वहाँ पे अगर पुलिस के मौक़िफ़ की बात की जाए तो जो बंदा जब भी जाए SHO के कमरे में ही बैठा आपको मिले, उसके खिलाफ किसी ने क्या लिखना है? तफ्तीशी जो है वो SHO के अंडर ही होता है, वो तो एक ASI या सब इंस्पेक्टर होता है जिसने तफ्तीश करनी होती है। और खास तौर पे जो लोग बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री, उन पे बाहर ये फ्रॉड के मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं,
और ये भी गुलाम हुसैन साहब इसी तरह है कि पहले इन्होंने जो स्टाम है वो स्टाम करवाए, बाद में उसके बाद कब्जा कर लिया, फिर बाद में कह दिया जी कि ये अब रजिस्ट्री मेरे नाम नहीं करवा रहे। भाई वो रजिस्ट्री कहाँ से वो बंदा करवाएगा जब उसका इंतकाल जो उसके वालिद के नाम पे था वो इंतकाल ही टूट चुका है, तो आपने क्यों खरीदी है? 10 रुपए की चीज किसी से खरीदनी हो तो बंदा उसको 100 बार चेक करता है, उसको देखता है कि इसके और मजे की बात है वैसे तो जब ये जो रास्ता दिखाने वाले होते हैं ना कि जी कौन कौन सी FIR करवाओ, ये रास्ता भी पुलिस एहलकार आमतौर पर दिखा रहे होते हैं कि जी आप ना फलां बंदे के खिलाफ अब ये वाली FIR कटवा दें, तो ये कानूनी जो मुआवनत है ना वो भी पुलिस ही फराहम करती है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ रुकिएगा, एक मुख्तसर ब्रेक ले लें प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आमिर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो मंजर अतीक के भाई हैं। आमिर रशीद साहब, क्या आपको भी ये सब भुगतना पड़ रहा है? क्या आप भी इन FIR की जद में हैं? आप यहाँ पर होते हैं पाकिस्तान में क्या और यहाँ पर आप फेस कर रहे हैं मामला, तो किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है यहाँ पर रहते हुए? ये असल में 2013 से जो है ना ये हमारे ऊपर FIR का सिलसिला शुरू हुआ है जी। जो जाली स्टाफ वगैरह उन्होंने लिखवाए उन सब पर 420 के मुकदमे, उसके अलावा फिर इसने एक अपनी गाड़ी पे खुद फायर मार के 24 का एक मुकदमा बनाया कि मेरी कमीज के बीच में से फायर निकल गया तो मुझे मारने की कोशिश की उन्होंने, गुलाम साहब ने। इस तरह का फिर वो एक बच्चा भी मर्डर हुआ है इसके कोई पार्टनर का किसी और मसले में, वो 302 का पर्चा भी इसने हमारे ऊपर कराया। अच्छा, ठीक है, यानी कि हम ये समझ लें कि 4 दीवारी के अंदर जो है ना महदूद होकर रह गए, ठीक है, बाहर नहीं निकल सकते। और मकसद ये है उनका कि आप अपनी प्रॉपर्टी का जो दावा है वो छोड़ दें और चुप करके चले जाएं और इनको तंग न करें। मकसद ये है सर इसका कि ये आगे उसने रख दिया हुआ है, ठीक है, हमारे बच्चे वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, खाने के लिए 100 प्रॉब्लम है, हम जब बाहर नहीं निकलेंगे कारोबार क्या करें? हमारा मैशत का जो है ना दारोमदारी बाग था, ठीक है, जो भी हमारा सिलसिला चलता था इस बाग के ऊपर ही चलता था, ठीक है, इसने हमारे ऊपर 11-12 FIR कराई। अब आप बताएं इस माहौल में कोई बंदा कारोबार हुआ खत्म अलग, वो जो बाग का काम खत्म हुआ अलग और FIR आप भुगत रहे हैं अलग। वही हमारा जरिया माश था, ठीक है, डेरे तो सारे मौजूद है, वहाँ पर हमारे ऊपर FIR हो जाती है कि जी ये मेरा डेरा है और ये बंदे आए इधर आगे फायरिंग करके गए, ये फलाना बंदा ये लंदन में बैठा है, ये इनका सरगना है जो हमारा भाई है मंदर बार, उसका 5D का पर्चा हो जाता है उसके ऊपर कि जी इसने फोन किया, इसने बंदे भेजे, ये डेरा मेरा है, बाग मेरा है, मालिक मैं हूँ। अब ये बताए कि बंदा 4 एकड़ एक मसलन 4 हिस्सेदार है 18 एकड़ के, उसमें से वो 4 एकड़ का मालिक है उसका मालिक, उसमें से अगर उसके अगर हिस्से आता है तो 5-6 कनाल ही आएगी जगह, तो उससे उसका जाली स्टाफ बना के लिख रहा है कि सारा एकड़ जगह मैंने उससे ले ली, अंगूठे साइन करके, तो उधर 2013 पे कब्जा कर रहा है। जुबैर पदर जो लगा हुआ था उस टाइम यहाँ पर, ठीक है, उसके साथ इसने मेल मिलाप करके सारा कुछ करके तो यहाँ पर कब्जा कराया, उल्टी FIR जो है ना हमारे ऊपर करवाई है, ठीक है, 2 FIR हुई है कब्जे की कि जी ये मेरा डेरा है, कब्जा ये करने आ रहे, इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, यानी कब्जा खुद किया और आप पे कब्जे का इल्जाम खुद किया जी। डेरा हमारा बैठे हम पानी लगवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पुलिस आई है, मोबाइल आई है, उधर जवेद शाह सब इंस्पेक्टर था उस टाइम जिसने जनाब ये अपना शामिल होकर सारी कार्रवाई की है, तो जुबैर पदर ऐसे जो लगा हुआ था उस टाइम, ठीक है, उसके बाद इरफान साहब है, उसके बाद अपना साबर चट्टा साहब है, अपना गुजर साहब है, जाद गुजर साहब, मकसूद लोन साहब, इनके साथ कुछ ज्यादा उनके ताल्लुकात है, तो उसकी वजह से ये जो है ना वो हमें बहुत ज्यादा इसने हरासा किया है, कुछ 5-6 साल हो गए, ठीक है, तो ये आपके सामने बाकी सारी चीजें, तो हमें तो आपका ही आसरा मिला है, आपका ही हमें अपना है ना वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो आमिर साहब हम तो आपकी आवाज़ बन सकते हैं, बुनियादी तौर पर काम आप इदारों को ही कर रहे हैं,
ओवरसीज़ कमीशन को करना है, पुलिस को करना है, या जुडिशरी के जो इदारे हैं उनको ये काम करना है। राशिद लोधी साहब को हमने इसीलिए लाइन पर लिया हुआ था सर, कि ये वो हमारे जो मैं एक बात जी। वजाहत करना चाहता हूँ, जी। ये मैंने लास्ट बात सुनी है, तो ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ पेंडिंग थे मामला, कुछ हाई कोर्ट में मामला चल रहे थे, शब्बर हसन की सिस्टर से हमने ये बात खरीदा था, हमारे वाले साहब ने 93 में, जी ठीक है शायद 93 में खरीदा था, ठीक जी है। चले तो उस टाइम वो इंतकाल उन्होंने मतलब तुड़वाने की कोशिश की थी कि 2-3 साल पेंडिंग रहा, फिर उसके बाद इंतकाल टूट गया था वो। जी वजह ये बनी थी कि उन्होंने उनकी जो सिस्टर थी ना बतूल फातिमा, जिनसे हमने ये बाग लिया था, जी वो फौत हो गई थी। जी तो उन्होंने ये अपना मुख्तारियाम किया था अफजाल मेहदी के नाम का। फिर उन्होंने एक जिस तहसीलदार ने वो इंतकाल पास किया था, वो उस तहसीलदार के ऊपर भी पर्चा करा दिया था कि आपने ये गलत इंतकाल पास किया कि वो तो फौत हो गई है बतूल फातिमा, तो आपने इंतकाल कैसे पास किया, ठीक है। तो वो बेचारा भी आज तक वो इस इंक्वायरी में मसलन वो शामिल सेक्रेटरी लेवल तक उसकी इंक्वायरी लगी है। आज भी वो बुजुर्ग अपना रिटायर हो गए, सही जी वो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, मंजर साहब आपका भी, मेहमानों का भी, राशिद लोधी साहब और हामिद कालू साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया। हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आमिर रशीद साहब के हम आपके ज़रिए से आवाज़ अपनी पहुंचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम आपकी आवाज़ बन सकते हैं, आपके मसले को हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपको इंसाफ जो है वो इदारों ने फ़राहम करना है। और इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या होगी अवाम के साथ जो हो रही है कि मासूम लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, जो हक रखते हैं अपनी ज़मीन पर, उनके साथ एक तो उनकी जगह पर कब्ज़ा कर लिया गया और उनको फिर झूठी FIR काट के दिन रात परेशान किया जा रहा है और उनकी फैमिली को भी हिरासा किया जा रहा है और उन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। सवाल मेरा हुक्मरानों से ये है कि आप अगर इतने साल तक हुक्मरानी करने के बावजूद भी इस पोशीदा निज़ाम को ठीक नहीं कर सके, तो इससे बड़ा जुर्म आपका क्या होगा कि आपने ये निज़ाम ठीक नहीं किया जो एक मज़लूम इंसान को इंसाफ फराहम कर सके, और बजाय इसके आपके जो ज़रा से भी जो सियासी रहनुमा हैं या किसी भी सतह के सियासी रहनुमा हैं, वो पुष्टपनाही करते हैं ऐसे लोगों को और हौसला अफजाई करते हैं ऐसे लोगों की, ताकि वो लोग मासूम लोगों पर FIR काट कर उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करें। ये एक स्टोरी नहीं है, हर हफ्ते हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हर हफ्ते हमारे सामने ऐसी ही कहानी सामने आ रही होती है जिसमें सियासी पुष्टपनाही हासिल होती है और पुलिस जो है वो मासूम लोगों को तंग करके उनको हिरासा कर रही होती है। तो ये निज़ाम कौन ठीक करेगा? इस बोसीदा और गले सड़े निज़ाम को ख़राब रखने का ज़िम्मेदार कौन है और इसको ठीक करने के लिए कौन आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के हुक्मरानों से पूछा जाना चाहिए। ये आज का प्रोग्राम था, अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।